नमस्कार। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के 3 खंभों वाला महाविकास आघाड़ी गठबंधन अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन के तीनों खंभों की जड़ें धोती हो चुकी है। पहले खबर आ रही थी कि गुजरात राज्यसभा चुनावों को लेकर के एनसीपी प्रमुख शरद पवार कांग्रेस और शिवसेना को बड़ा झटका देंगे। बीजेपी को अपना वोट डालकर वो महाराष्ट्र में नई सरकार बनाएंगे बीजेपी के साथ मिलकर, जिससे 22 से ज्यादा मंत्रिमंडल एनसीपी के हाथ लगेंगे। ये खबरें हैं वो तेज है, लेकिन अब कांग्रेस को शरद पवार के इस प्लान की भनक लग चुकी है, जिसके बाद कांग्रेस ने अपना नया प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए आज एक बड़ी बैठक भी हुई है। कांग्रेस के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। कांग्रेस अब निश्चित है कि एनसीपी और शिवसेना को तगड़ा झटका देने के लिए तैयारियां कस रही है। आज कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट के नेतृत्व में ये बैठक हुई है, जिसमें महाविकास आघाड़ी गठबंधन में जितने भी कांग्रेस के मंत्री हैं, 12 के लगभग मंत्री हैं, 12-13 के, वो सभी के सभी शामिल हुए। और जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन में मंत्री नहीं है, वो बड़े नेता भी कांग्रेस के इस बैठक में शामिल हुए। और इस बैठक की शुरुआत हुई अजय मेहता के नाम से। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र चीफ सेक्रेटरी अजय मेहता का कार्यकाल 30 जून को खत्म होने जा रहा है और इसके कार्यकाल को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरफ से केंद्र को एक चिट्ठी लिखी गई, लेकिन इनके कार्यकाल को एक्सटेंड करने के मामले में कांग्रेस से किसी तरह की राय शिवसेना और एनसीपी ने नहीं ली, जिससे जो कांग्रेस के नेताओं में एक तरह से उद्धव ठाकरे की खिलाफत हुई। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बगावत का चोला अब कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने, कांग्रेस के नेताओं ने पहन लिया है, जिसका पूरा खामियाजा अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से एनसीपी और शिवसेना की सोच रही है कि कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन को समर्थन करती रहेगी, चाहे उनसे कोई राय लें या ना लें। इस कारण उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को दरकिनार किया, कोई मुलायदर मंत्रालय भी कांग्रेस को नहीं सौंपा। लेकिन अब इस तरह से दरकिनार करना कांग्रेस को पसंद नहीं है और कहीं ना कहीं शिवसेना को कांग्रेस तगड़ा झटका भी देगी और पूरा खामियाजा यहाँ उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ेगा। और कल जिस तरह से 50 से ज्यादा नेता, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बैठक की है, इस बैठक में सिर्फ कांग्रेस के नेता ही शामिल हुए। पशुपालन मंत्री सुनील केदार के घर पर यह बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट ने की। इसके अलावा बैठक में जो अशोक चव्हाण हैं, वर्षा गायकवाड़ है, इनके जैसे कई बड़े नेता हैं वो शामिल हुए। और अजय मेहता का जो कार्यकाल एक्सटेंड करने को लेकर के पूरी रिपोर्ट इस बैठक में तैयार की गई और वो पूरी रिपोर्ट तुरंत प्रभाव से केंद्रीय नेतृत्व यानी सोनिया गांधी के पास भेज दी गई। आपको याद ही होगा कि जिस तरह से कांग्रेस के साथ दोहरा बर्ताव किया जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से, उसके खिलाफ राहुल गांधी ने भी बयान दिया था। कोरोना काल के दौरान पूरी तरह नाकाम रही उद्धव सरकार का पूरा ठीकरा है वो सिर्फ उद्धव ठाकरे पर ही फोड़ दिया था राहुल गांधी ने, क्योंकि राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया था कि हम महाराष्ट्र में सरकार में शामिल तो जरूर हैं, लेकिन हम डिसीजन मेकर नहीं हैं, किसी तरह का निर्णय कांग्रेस नहीं ले सकती है। और अब इसी मुद्दे को लेकर के जो कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस के मंत्री हैं महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने इनपुट दिया था राहुल गांधी को कि किसी तरह के निर्णय में हमारी राय नहीं ली जाती है। इसी से तंग आकर के राहुल गांधी की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया था। और अब कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के विधायक वे भी यही बोल रहे हैं कि अब महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ हमारा समर्थन है, हमसे ना ही तो हमारे पास कोई ढंग का मंत्रालय है, सिर्फ लंजू पंजू मंत्रालय ही कांग्रेस को सौंपे गए हैं और ना ही उनसे किसी तरह का कोई डिसीजन लेते वक्त राय ली जाती है, ना ही उनकी तरफ से कोई परमिशन मिलती है। ऐसे में सरकार में रहने से कोई फायदा नहीं है। सरकार में रह करके वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए ये बैठक आज जो की गई है, इसमें अहम फैसला लिया गया है। दोहरा व्यवहार जिस तरह से जो शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है कांग्रेस के साथ है, उसका जवाब देने के लिए एक रिपोर्ट भी इस बैठक में तैयार की गई है। और कांग्रेस के पास
कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये जो वहम उद्धव ठाकरे ने पाल रखा था, उसका जवाब देने के लिए भी कांग्रेस अब बड़ा फैसला लेने जा रही है। कुल मिलाकर के शरद पवार जो कांग्रेस और शिवसेना को तगड़ा झटका देने वाले थे, उससे पहले जो कांग्रेस तगड़ा झटका अब एनसीपी और शिवसेना को देने जा रही है और इसके लिए एक बैठक भी तैयार कर ली गई है। अजय मेहता के नाम पर किसी तरह की राय कांग्रेस से नहीं ली गई। इनके कार्यकाल एक्सटेंड करने को लेकर के कोई भी सूचना तक कांग्रेस को नहीं दी गई और अब तगड़ा झटका देने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। और तगड़ा झटका यही होगा कि निश्चित है कि जो कांग्रेस इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर आएगी। इसके और भी अनेकों कारण हैं। कोरोना काल के दौरान महाराष्ट्र में जो प्रवासी मजदूर जो यूपी के थे, बिहार के थे, राजस्थान के थे, वो सभी के सभी अपनी घर वापसी कर चुके हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर पर जो मजदूरों की कमी भी देखी गई है। तो उद्धव ठाकरे ने एक चाल चली और उन्होंने एक प्लान तैयार किया कि अब जो मराठा लोग हैं, जो भूमिपुत्र हैं, उनको रोजगार दिया जाएगा, मजदूरों की जगह उनको जो रोजगार है वो मिलेगा। ऐसे में निश्चित है कि यूपी बिहार से आने वाले सभी मजदूरों को जो उद्धव ठाकरे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। लेकिन आगे अक्टूबर नवंबर में जो बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और शरद पवार की पार्टी एनसीपी एक क्षेत्रीय पार्टी है जो सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है। लेकिन कांग्रेस को आला और इंडिया चुनाव लड़ना है। बिहार में भी कांग्रेस को अपना मुंह उन मजदूरों को दिखाना है जिनको वो महाराष्ट्र से धक्के मारकर बाहर निकाल रहे हैं। इसलिए अब कांग्रेस को लग रहा है कि मराठा मानुष का मुद्दा एनसीपी और शिवसेना तो उठा सकती है क्योंकि उनको सिर्फ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना है, लेकिन कांग्रेस को पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ना है और खासकर बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उस पर जो कांग्रेस कौन सा मुंह लेकर के बिहार में मजदूरों के सामने जाएगी। ये एक बड़ा मुद्दा अब कांग्रेस के सामने खड़ा हो गया है। मराठा मानुष का मुद्दा शिवसेना और एनसीपी की तरफ से उछाला जा रहा है जो कांग्रेस को कतई पसंद नहीं है। हिंदी शासित प्रदेश जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, अन्य कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस का पत्ता कट जाएगा यदि वो मराठा जो ये मामला मुद्दे को लेकर के जो ये उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार चल रहे हैं, इनके मुद्दे पर यदि सहयोग करते हैं तो ये हिंदी शासित प्रदेश पूरी तरह से कांग्रेस से दूर हो जाएंगे। और इसी डर के चलते अब कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के बड़ा फैसला लेने जा रही है। वैसे इस बैठक के दौरान जो रिपोर्ट तैयार की गई है उस पर केंद्रीय जो नेतृत्व है उनकी तरफ से अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन 50 से ज्यादा जो बड़े नेता कांग्रेस के महाराष्ट्र के जो इस बैठक में शामिल थे उनकी तरफ से संकेत जरूर मिले हैं कि सोनिया गांधी को हमारी तरफ से स्पष्ट बोला गया है, उनसे विनती की गई है, उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलकर हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, लेकिन किसी की गुलामी हमसे नहीं होती है। जिस तरह से कांग्रेस और जो एनसीपी दोनों बराबर के पार्टनर हैं शिवसेना के, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सिर्फ शिवसेना को महत्व देने का काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे और जो शरद पवार हैं इनके बीच में जो समझौता होता है वही महाराष्ट्र में अंतिम और सर्वमान्य होता है, लेकिन कांग्रेस को ये कतई पसंद नहीं है और इसी का परिणाम रहेगा कि अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तीनों खंभे हैं वो गिर सकते हैं। एनसीपी और कांग्रेस का मकसद शिवसेना का अस्तित्व खत्म करना था, उसमें कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस दोनों कामयाब भी हो चुके हैं। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने ना ही तो मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को अपनाया और ना ही हिंदुत्व के सिद्धांतों पर वो रुके रहे, और अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ मिलकर के जिस तरह से ये दलदल की तरफ जा रहे हैं उससे स्पष्ट लग रहा है कि शिवसेना का दी एंड अब महाराष्ट्र से होता हुआ नजर आ रहा है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे अब अपनी पार्टी को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को आगे ला रहे हैं। मराठा मानुष पर कहीं ना कहीं एमएनएस अब मजबूत होती हुई नजर आ रही है। हिंदुत्व के सिद्धांतों को लेकर के भी जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे की जगह राज ठाकरे हैं वो रिप्लेस होते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। और वैसे भी यदि कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना के साथ इस गठबंधन को तोड़ देती है तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार बीजेपी के साथ जाने का प्लान भी तैयार कर चुके हैं।
गुजरात राज्यसभा चुनाव में वो अपने एक उम्मीदवार का, अपने एक विधायक का वोट है वो बीजेपी के खाते में डलवाकर देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। कुल मिलाकर के सबसे ज्यादा सीटें होने के बावजूद भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार के गुलाम उद्धव ठाकरे बन चुके हैं और वैसे भी अब सबसे ज्यादा सीटें होने के बावजूद भी जो शिवसेना है वो विपक्ष में बैठेगी, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ये गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी के साथ जाने वाले हैं और बीजेपी के साथ जाकर के वो सरकार में बैठेंगे। शिवसेना के लिए बीजेपी अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर चुकी है, अपने दरवाजों पर ताला शिवसेना के लिए बीजेपी लगा चुकी है। इस तरह का बयान सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से पहले ही आ चुका है। यानी कि कोरोना काल के दौरान यदि उद्धव ठाकरे अपनी घर वापसी कर लेते तो समीकरण आज कुछ और होते, लेकिन अब जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सोनिया गांधी के पीछे लगकर जो बीजेपी से नाता तोड़ा है उसका पूरा खामियाजा अब उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर अब चारों तरह से ग्रहण लग चुके हैं। एक तरफ सोनिया सेना का ग्रहण लग चुका है तो दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार का ग्रहण भी लग चुका है। यदि 19 जून तक कांग्रेस इस गठबंधन से बाहर आती है तो वैसे ही ये गठबंधन टूटेगा तो सरकार नहीं बन पाएगी और उसके बाद गुजरात राज्यसभा चुनावों को लेकर के कांग्रेस को ये गठबंधन तोड़ना मजबूर होना पड़ेगा और फिर महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा और दोबारा देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। कुल मिलाकर के बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक बड़ा रोड़ा बन चुका है। मराठा मानुष का मुद्दे को लेकर के जिस तरह से शिवसेना और एनसीपी आगे बढ़ रही है उसका सहयोग कहीं ना कहीं कांग्रेस करना नहीं चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को उन बिहार के मजदूरों के सामने जाकर के भी अब वोट मांगना है और तब वो कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे। ऐसे में बिहार में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को महाविकास अघाड़ी गठबंधन तोड़ना पड़ेगा और एनसीपी और शिवसेना के इस मराठा मानुष वाले मुद्दे पर सहयोग ना करना कांग्रेस की मजबूरी हो चुका है। और जिस तरह से दोहरा व्यवहार, दोहरा चरित्र जिस तरह से उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ अपना रहे हैं उससे भी कांग्रेस के नेता काफी खफा हैं। संजय निरुपम जैसे नेता तो उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से लताड़ भी रहे हैं, क्योंकि संजय निरुपम राहुल गांधी के चेले हैं और उनके चेले निश्चित तौर पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में रहना कतई पसंद नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी की ताजपोशी करने की जो तैयारी भी कांग्रेस फिलहाल शुरू कर चुकी है और उनकी ताजपोशी के चलते जरूरी है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर आया जाए। और ऐसे में चारों तरफ से अब उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी गिर चुकी है। सबसे ज्यादा सीटें होने के बावजूद सबसे कम पावर उद्धव ठाकरे के हाथ में है। सबसे कम मंत्रालय यानी कि सीएम गद्दी सहित 10 मंत्रालय ही फिलहाल शिवसेना के पास मौजूद हैं। शरद पवार के पास सबसे ज्यादा 15-16 मंत्रालय हैं, उसके बावजूद भी अब 22 मंत्रालयों के लालच में एनसीपी प्रमुख शरद पवार बीजेपी के साथ नई सरकार बनाने जा रहे हैं। अनुभवहीनता के कारण उद्धव ठाकरे पूरी तरह से राजनीति में फेल हो चुके हैं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पूरी तरह से गिर चुकी है। कोरोना काल के दौरान बुरी तरह उद्धव ठाकरे की सरकार हार चुकी है और अब उद्धव ठाकरे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और भविष्य के अंदर शिवसेना एक लोकल पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि कोई भी पार्टी शिवसेना के साथ अब गठबंधन नहीं करेगी। एनसीपी और कांग्रेस जिस तरह से दूरी फिलहाल बना रही है तो इसे स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे ही भविष्य में इनके साथ गठबंधन में नहीं आएंगे और बीजेपी वैसे भी शिवसेना पर अपना विश्वास खो चुकी है। शिवसेना उनके विश्वास से बाहर हो चुकी है। शिवसेना ने जिस तरह से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार जो चुनाव लड़ा, लेकिन सरकार बनाते समय वो एनसीपी और जो कांग्रेस के पैरों में जाकर के गिर गए। ऐसे में बीजेपी भविष्य में कभी भी शिवसेना के साथ गठबंधन करके सरकार में या फिर चुनाव में नहीं उतरेगी। और अब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और बीजेपी के बीच में गठबंधन हो सकता है, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि एनसीपी के साथ मिलकर बीजेपी भी महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने की तैयारियां कर रही है। गुजरात राज्यसभा चुनाव परिणाम पर डिपेंड करेगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनेगा। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? सोनिया गांधी को जो रिपोर्ट इन कांग्रेसी नेताओं द्वारा भेजी गई है उस पर क्या अंतिम फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया जाएगा? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
है।